आदाब नाजरीन, मैं समरीन और मेरे साथ हैं मैं यानी मोहम्मद फैज़ान और हम हाजिर हैं लेकर आपके जहन के तस्कीन का सामान यानी मंजर पस मंजर। हम अपने इस प्रोग्राम के हवाले से आपको दिल्ली और उसके अतराफ में होने वाली उन तमाम सरगर्मियों से रूबरू करवाते हैं जिन सरगर्मियों की बाबत आप जानना चाहते हैं या जिन लम्हात को आप दोबारा से जीना चाहते हैं। डीडी उर्दू की यही कोशिश रहती है कि वो अपने नाजरीन के जहन के तस्कीन का सामान मुहैया कराए। आज की इस कड़ी में हम जिन अजीम फ़नकारों को याद करेंगे, उन्होंने ना सिर्फ हिंदुस्तानी अदब में बल्कि फ़नून लतीफ़ा में भी अहम मकाम हासिल किया है। आज की इस कड़ी में जिन फ़नकारों को हम याद करेंगे, उन्होंने गुज़िश्ता 26 अगस्त से 1 सितंबर के दरमियान वो पैदा हुए या वफ़ात पाए। इन फ़नकारों को हम याद करेंगे या खराज अक़ीदत पेश करेंगे, वो हैं रशीद जहां, फिराक गोरखपुरी, मदर टेरेसा, अमृता प्रीतम और मेजर ध्यानचंद। तो फैज़ान, देर किस बात की, चलिए अपने प्रोग्राम का बाज़ाब्ता आगाज़ करते हैं। जी हाँ समरीन, आइए नाजरीन के साथ हम आपको भी सुनवाते हैं हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी साहब के दिल की बात। फैज़ान, वो दिल की बात नहीं, मन की बात है। समरीन, मन और दिल में कोई फ़र्क नहीं है। मुनव्वर राना ने क्या खूब कहा है, लिपट जाता हूँ माँ से और मासी मुस्कुराती है, मैं उर्दू में गज़ल कहता हूँ तो हिंदी मुस्कुराती। वाह फैज़ान, क्या बात है। वैसे फैज़ान, आज हम उर्दू और हिंदी के रिश्तों पर बात करेंगे। जी समरीन, हमारा हिंदुस्तान भी कसरत में वहदत रखता है। जहाँ पिछले दिनों ईद कुर्बान की रौनक लगी, उसी के साथ साथ एक मुक़द्दस त्यौहार यानी रक्षाबंधन की भी धूम रही। और इसी के साथ हमारे वज़ीर आज़म ने अपने मन की बात का आगाज़ कुछ इस तरह से किया। रक्षाबंधन का पर्व बहन और भाई के आपसी प्रेम और विश्वास का प्रतीक माना जाता है। यह त्योहार सदियों से सामाजिक सौहार्द का भी एक बड़ा उदाहरण रहा है। जन्माष्टमी का पर्व भी आने वाला है। पूरा वातावरण हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की गोविंदा गोविंदा की जय घोष से गूंजने वाला है। सभी देशवासियों को रक्षाबंधन एवं जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो फैज़ान, आपने सुना कि हमारे वज़ीर आज़म ने जन्माष्टमी की भी अहले वतन को मुबारकबाद पेश की। समरीन, हम बात कर रहे हैं उर्दू और हिंदी की, मगर आपको भी ख्याल नहीं रहा कि उर्दू और हिंदी जो कि इतनी खूबसूरत बेटियां हैं हिंदुस्तान की, तो इनकी माँ के हुस्न का कोई जवाब होगा? उर्दू और हिंदी की माँ से मुराद आपकी संस्कृत से तो नहीं है? जी हाँ, मेरी मुराद बिल्कुल संस्कृत से है। गुज़िश्ता 26 अगस्त को यौम संस्कृत मनाया गया। जी हाँ, हमारे वज़ीर आज़म ने भी इस दिन के हवाले से अपनी मन की बात कुछ यूँ कही। भगिनी चिन्मयी भवती संस्कृतेन प्रश्नम पुष्टवती बहुत्तमम बहुत्तमम अहम भवत्याः अभिनंदनम करोमि। संस्कृत सप्ताहस्य निमित्तं देशवासिनां सर्वेषां कृते मम हार्दिक शुभकामनाः। आपको एक बात जानकर आश्चर्य होगा कि संस्कृत एक ऐसी भाषा है जिसमें अनंत शब्दों की निर्मिति संभव है। 2000 धातु, 200 प्रत्यय यानी सफिक्स, 22 उपसर्ग यानी प्रीफिक्स और समास से अनगिनत शब्दों की रचना संभव है। और इसलिए किसी भी सूक्ष्म से सूक्ष्म भाव या विषय को एक्यूरेटली डिस्क्राइब किया जा सकता है। और संस्कृत भाषा की एक विशेषता रही है। आज भी हम कभी अपनी बात को ताकतवर बनाने के लिए अंग्रेजी कोटेशंस का उपयोग करते हैं, कभी शेर शायरी का उपयोग करते हैं, लेकिन जो लोग संस्कृत सुभाषितों से परिचित हैं उन्हें पता है कि बहुत ही कम शब्दों में इतना सटीक बयान संस्कृत सुभाषितों से होता है। ज़िंदगी के किसी भी मरहले को सर करने के लिए जिनका सबसे ज़्यादा अमल दखल होता है वो हैं, और वो होते हैं हमारे उस्ताद। सही कहा ना फैज़ान? जी हाँ, बिल्कुल सही।
लेकिन फैज़ान, हम तो अपने असातिज़ा को एक ख़ास दिन याद करते हैं, आज आपको कैसे याद आ गई? चलिए हमें आज असातिज़ा की क्यों याद आई, आपके साथ साथ नाजरीन को भी दिखाते हैं कि हमारे वज़ीर आज़म ने असातिज़ा के मुतालिक क्या कहा। एकमपि अक्षरम यस्तु गुरुः शिष्यम प्रबोधयेत् पृथिव्यां नास्ति तद्द्रव्यम यत् दत्त्वा सह अंदरूणी भवेत्। अर्थात कोई गुरु अपने शिष्य को एक भी अक्षर का ज्ञान देता है तो पूरी पृथ्वी में ऐसी कोई वस्तु या धन नहीं जिससे शिष्य अपने गुरु का वह ऋण उतार सके। आने वाले शिक्षक दिवस को हम सभी इसी भाव के साथ मनाएं। ज्ञान और गुरु अतुल्य है, अमूल्य है, अनमोल है। माँ के अतिरिक्त शिक्षक ही होते हैं जो बच्चों के विचारों को सही दिशा देने का दायित्व उठाते हैं और जिसका सर्वाधिक प्रभाव भी जीवन भर नजर आता है। वाह फैज़ान, क्या बात है। इसीलिए तो मैं कहती हूँ कि हमारे वज़ीर आज़म हर कसो नाकस का ख़ास ख्याल रखते हैं। जी समरीन, हमारे वज़ीर आज़म ने ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी बहुत इक़दामात उठाए हैं। देश की नारी शक्ति के खिलाफ कोई भी सभ्य समाज किसी भी प्रकार के अन्याय को बर्दाश्त नहीं कर सकता। बलात्कार के दोषियों को देश सहन करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए संसद ने आपराधिक कानून संशोधन विधेयक को पास कर कठोरतम सजा का प्रावधान किया है। दुष्कर्म के दोषियों को कम से कम 10 वर्ष की सजा होगी। वहीं 12 वर्ष से कम उम्र की बच्चियों से रेप करने के लिए फांसी की सजा होगी। कुछ दिन पहले आपने अखबारों में पढ़ा होगा, मध्य प्रदेश के मंदसौर में एक अदालत ने सिर्फ 2 महीने की सुनवाई के बाद नाबालिग से रेप के 2 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है। इसके पहले मध्य प्रदेश के कटनी में एक अदालत ने सिर्फ 5 दिन की सुनवाई के बाद दोषियों को फांसी की सजा दी। राजस्थान ने भी, वहां की अदालतों ने भी ऐसे ही त्वरित निर्णय किए हैं। यह कानून महिलाओं और बालिकाओं के खिलाफ अपराध के मामलों को रोकने में प्रभावी भूमिका निभाएगा। और फैज़ान, हमारे वज़ीर आज़म ने ज़िंदगी के हर शोबे का ख्याल रखा है। जी हाँ, हमारे वज़ीर आज़म ने खेल कूद पर भी अपने ख्यालात का इजहार किया है। जी बिल्कुल सही फरमाया। और नाज़रीन, आप भी खुद देख लीजिए कि किस तरह हमारे वज़ीर आज़म ने किस खूबसूरती के साथ खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की। मेरे प्यारे देशवासियों, इन दिनों करोड़ों देशवासियों का ध्यान जकार्ता में हो रहे एशियन गेम्स पर लगा हुआ है। हर दिन सुबह लोग सबसे पहले अखबारों में, टेलीविजन में, समाचारों पर, सोशल मीडिया पर नजर डालते हैं और देखते हैं कि किस भारतीय खिलाड़ी ने मेडल जीता है। एशियन गेम्स अभी भी चल रहे हैं। मैं देश के लिए मेडल जीतने वाले सभी खिलाड़ियों को बधाई देना चाहता हूं। उन खिलाड़ियों को भी मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं जिनकी स्पर्धाएं अभी बाकी हैं। भारत के खिलाड़ी विशेषकर शूटिंग और रेसलिंग में तो उत्कृष्ट प्रदर्शन कर ही रहे हैं, लेकिन हमारे खिलाड़ी उन खेलों में भी पदक ला रहे हैं जिनमें पहले हमारा प्रदर्शन इतना अच्छा नहीं रहा है। मैं सभी खेल प्रेमियों को शुभकामनाएं देता हूं। नाजरीन, पहले कहा जाता था, पढ़ोगे लिखोगे तो होगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब, मगर मौजूदा दौर में ऐसा नहीं है। जी हाँ फैज़ान, और अब तो हमारे वज़ीर आज़म की बात सुनकर ये शेर बेमानी सा लगने लगा है। समरीन, मेजर ध्यानचंद के यौम पैदाइश के मौके पर स्पोर्ट्स डे यानी कौमी खेल का दिन मुतय्यन किया गया। इस दिन की मुनासिबत से हम मेजर ध्यानचंद को याद करते हैं और उनकी काविशों का एतराफ़ करते हैं। आपको याद होगा कि 1928 और 1936 के दरमियान लगातार 3 गोल्ड जीतने के बाद हिटलर ने मेजर ध्यानचंद को जर्मनी आने की पेशकश की थी। जी हाँ फैज़ान, और उस वक्त मेजर ध्यानचंद ने उसकी इस पेशकश को ये कहकर ठुकरा दिया था कि मैंने भारत का नमक खाया है और मैं भारत के लिए ही खेलूँगा। ऐसे खिलाड़ी की यौम पैदाइश पर हम उन्हें खराज अक़ीदत पेश करते हैं।
इस बात का एतराफ हमारे वजीर आजम ने भी किया। हॉकी के जादूगर, महान खिलाड़ी श्री ध्यानचंद जी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं देश के सभी नागरिकों से निवेदन करता हूं कि वे जरूर खेलें और अपनी फिटनेस का ध्यान रखें, क्योंकि स्वस्थ भारत ही संपन्न और समृद्ध भारत का निर्माण करेगा। तो देखा नाज़रीन आपने कि किस तरह से हमारे वजीर आजम ने हमारे खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की, साथ ही मेजर ध्यानचंद को खिराजे अकीदत पेश करके हमारे खिलाड़ियों में एक जोश सा भर दिया। हाँ समरीन, गुज़िश्ता दिनों वज़ीर मुमलिकत बराए खेल कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने एशियाई खेलों में हमारे हिंदुस्तानी खिलाड़ियों की कारकर्दगी की तारीफ करते हुए वज़ीर आज़म के मुतालिक कहा, पहली बार किसी भारत के प्रधानमंत्री ने ओलंपिक में अच्छा करने के लिए एक एक्सपर्ट्स की कमेटी बिठाई और 3-4 महीने बाद उन्होंने जो रिकमेंडेशंस दी, उस रिकमेंडेशंस के ऊपर मंत्रालय काम कर रहा है। तो एक तरह से ताकत मिल रही है प्रधानमंत्री जी की। दूसरा, पूरे भारत के अंदर जिस तरह से क्रिकेट के अलावा दूसरे खेलों को भी अभी स्वीकार्यता मिल रही है, जिस तरह से उसको अपनाया जा रहा है, उससे खिलाड़ियों के मन में और कॉरपोरेट जगत के अंदर और मीडिया में एक बहुत बड़ी पॉजिटिविटी आई है। चूँकि फैज़ान हमारे वज़ीर राठौड़ साहब का ताल्लुक़ खुद खेलों से रहा है, तो जब हमने उनसे खिलाड़ियों की परेशानियों के सबब बात की तो उन्होंने अपने ख्यालात का बरमला इजहार किया। जो संपर्क खिलाड़ी और अधिकारियों के बीच में होता था, जो फाइलों के माध्यम से होता था, उसको हमने ख़त्म कर दिया। अब टेलीफोन के माध्यम से और एसएमएस के माध्यम से है, तो वो समय भी कम जाया होता है। एक रिलेशनशिप मैनेजर्स हमने लगाए हैं ताकि एक रिलेशनशिप खिलाड़ी के साथ अच्छी बनी रहे और उनको हम जो सुविधा है 24 घंटे दिन रात हम वो सुविधा उनको दे पाएँ। जी हाँ, जनाब राठौड़ साहब ने 2019 तक 20 अजला में स्पोर्ट्स स्कूल कायम करने का फैसला किया है। जी बिल्कुल सही कहा फैज़ान आपने, उनका माजी भी इससे बड़ा हदफ है, आप खुद ही देख लीजिए। स्कूल नया नहीं बनाएंगे, जो स्कूल पहले से चल रहा है, जिसमें बोर्डिंग की रहने की व्यवस्था है, उस स्कूल को चयन करके जहाँ पढ़ाई बहुत अच्छी होती है, उस स्कूल के अंदर हम 2 या 3 खेलों का हम अंतर्राष्ट्रीय लेवल का वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे। क्या बात है। तो ऐसे 20 जिलों के अंदर करेंगे और अगले 4 साल के अंदर हम 150 जिलों के अंदर करेंगे। कारण ये है कि जब हम 10 साल और 12 साल के बच्चों का चयन करते हैं तो उस समय से उनको ट्रेनिंग मिलनी चाहिए और अपने माहौल यानी एनवायरनमेंट जो होता है उससे ज़्यादा दूर ना जाए बच्चा, लेकिन पढ़ाई भी अच्छी मिले। गुज़िश्ता दिनों दिल्ली के प्रगति मैदान में 24वें किताब मेले का इनकाद किया गया। बच्चों के साथ साथ यहाँ तमाम उम्र के लोगों के लिए किताबें मौजूद थी। हर तबका जो किताबों में शगफ रखता है यहाँ मौजूद था। जी हाँ, आपने सही कहा। इस मेले में अलग अलग किस्म की स्टेज मौजूद थी जहाँ पर नई नस्ल और पुरानी नस्ल के लोगों ने अपनी तख्लीकात को पेश किया। जी हाँ फैज़ान, और वहाँ पर स्टेशनरी की दुकानें भी मौजूद थी और लोगों का एक हुजूम सा बरपा था। जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया। शनिवार को अच्छा रिस्पांस रहा, यहाँ पे फुटफॉल काफ़ी अच्छा था। इतवार को राखी रक्षाबंधन की वजह से भीड़ बहुत ज़्यादा नहीं रही, बट लंच के बाद ठीक रहा। देन मंडे ट्यूसडे भी ठीक रिस्पांस है। और जो मेजर एज ग्रुप यहाँ पे हम लोग कवर कर पा रहे हैं वो 6 साल से लेकर 13-14 साल तक के बच्चे जो हैं वो प्रोडक्ट्स में ज़्यादा इंटरेस्ट शो कर रहे हैं एंड प्रोडक्ट्स को अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। नाजरीन, हमने देखा कि बच्चों की तरबियत के लिए वहाँ ख़ास इंतज़ामात किए गए। जब हमने मुंतज़िमीन से बात की तो उन्होंने ये कहा, इज़ द यूएस बेस्ड पब्लिशिंग हाउस एंड हमारे पास कुछ प्रोडक्ट है जो बच्चों की स्किल्स को इन्हांस करने के लिए हैं। उसके लिए कुछ कॉन्सेप्ट हम पेरेंट्स को प्रोवाइड करवाते हैं ताकि उनकी जो डिफरेंट स्किल्स एरिया को इम्प्रूव किया जा सके, जैसे उनकी कम्युनिकेशन है, नॉलेज है, आईक्यू लेवल है, क्रिएटिविटी पार्ट है, राइट। एंड इन शॉर्ट कैन मल्टीपल इंटेलिजेंसी कैन इम्प्रूव विद दिस प्रोडक्ट। उसके लिए जो कॉन्सेप्ट है, पहले हम पेरेंट्स से काउंसलिंग करते हैं कि कैसे कैसे उनके बच्चों को डेवलप किया जा सकता है, उनकी डिफरेंट इंटेलिजेंसी को, और उसके जहाँ पे भी उनको सोल्यूशन की जरूरत है वी प्रोवाइड द सोल्यूशन फॉर दैट। नाजरीन, इस भागती दौड़ती डिजिटल जिंदगी में आज भी किताबों के तई लोगों की मोहब्बत बरकरार है। ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि अनुदार होना होगा आज के पाठक के प्रति
क्योंकि वो अपनी तरह से पढ़ता है, उसके ऊपर जीवन के दबाव बहुत ज़्यादा है, वो किसी भी समय उसे स्विच ऑफ करके अगले काम में लग जाता है। हमारे ज़माने में होता ये था कि आपने किताब अपने पॉकेट मनी से खरीदी तो आप उसे पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, आप उसे छोड़ेंगे नहीं बीच में। कई चीज़ें समय के साथ उदार बनती हैं और कई चीज़ें समय के साथ छूट जाती हैं। किताब अभी युवा से दूर नहीं हुई है, क्योंकि मैं जिस माहौल में रहती हूँ, मैं विश्वविद्यालय में हूँ और जो बच्चे मेरे इर्द गिर्द रहते हैं वहाँ अभी भी किताब अपने ठोस रूप में मौजूदगी अपनी दर्ज कराती है। उसका हस्तक्षेप अभी बना हुआ है। किताब उनसे सिर्फ किताब एक रिप्लेसमेंट नहीं है, इसको ये ना माने। किताब संवाद कर रही है, किताब हमारी स्मृतियों का आईना है, हाँ किताब हमारा इतिहास है। और सबसे बड़ी चीज़ आज भी अगर हम देखें तो किताब ज़्यादा प्रामाणिक है। तो मुझे लगता है कि पुस्तक संस्कृति को बचाने के लिए इस तरह के मेलों का लगातार आयोजन हो, और यहाँ किताबें भी हैं और साथ में जो स्टेशनरी मैं देख रही थी, पर स्टेशनरी को देखा तो कुछ जगह तो ठीक है पर कुछ बहुत महंगा है, तो उस तरह से उसकी कीमत थोड़ी कम। मैं अपनी बात सफदर हाशमी की कविता से करूँगा। सफदर हाशमी ने कहा था कि किताबें करती हैं बातें बीते ज़मानों की, दुनिया की, इंसानों की, आज की, कल की, हर एक पल की। हमें कोशिश करनी चाहिए कि किताबें और हमारे घर में आएँ, हम किताबों से संवाद करें। और सफदर हाशमी इसलिए बार बार याद आते हैं कि वो दुनिया और इंसानों को हमारे साथ जोड़ती हैं किताबें, और ये रिश्ता बरकरार रहे। बेसिकली मुझे बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है, वो भी अलग अलग जॉनर्स का। मैं खुद लिखना बहुत पसंद करती हूँ, तो ज़्यादातर बुक पढ़ के मुझे लगता है कि थोड़ा इनकरेजमेंट मिलता है, मुझे आइडियाज़ मिलते हैं लिखने के लिए। तो मैं खुद यहाँ पे पोइट्री और नॉवेल्स ये सब लेने के लिए आई हूँ, एंड ऑफ कोर्स रिलीजियस बुक्स, जो कि मेरा खुद का इंटरेस्ट है। हर किसी के लिए, हर एज के लिए यहाँ पे बुक्स हैं। स्टेशनरी में भी आपको बहुत सी वैरायटीज़ मिल जाएंगी। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा यहाँ कि मैंने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे ख़रीदी। यहाँ पे बुक फेयर में भी है, पर बुक में ज़्यादा इस बेटे के लिए आए हैं, अदरवाइज तो मैं तो स्टेशनरी के लिए, मैं आई एम चार्टर अकाउंटेंट, मैं तो पर्टिकुलर स्टेशनरी के लिए आया था। मैं तो जब भी बुक फेयर लगता है ज़रूर आती हूँ, और जो मेरे को अच्छी किताबें लगती हैं वो मैं लेती हूँ। कि डायरी ऑफ अ विम्पी किड, डॉग डायरी, सारी फ़नी बुक, सारी फ़नी नॉवेल्स। इस मेले में आए लोगों को इस मेले में कुछ खामियां भी नजर आई। हर साल की तरह मैं इस बार भी दिल्ली बुक फेयर में आई हूँ, लेकिन इस बार थोड़ा सा हमें ये दुख हुआ है कि ये बहुत छोटा है, बहुत ही लिमिटेड है, और बड़े जितने भी पब्लिशर्स हैं वो यहाँ से गायब हैं। मोहब्बत के रिश्तों को कुछ ऐसे जोड़ लेता हूँ मैं, जब हिंदी पहनता हूँ तो उर्दू ओढ़ लेता हूँ। वाह फैजान, क्या बात है, आज तो आप ज़बान पे कुछ ज़्यादा ही तवज्जो दे रहे हैं। वैसे आपको बताती चलूँ कि हमारी हिंदुस्तानी अदब में ना सिर्फ हिंदी, उर्दू और संस्कृत ज़बान का, बल्कि दीगर बहुत सी ज़बानों का और तहजीबों का असर है। इन्हीं में से एक ज़बान है पंजाबी ज़बान। जी हाँ समरीन, सही फरमा रही हैं आप। अमृता प्रीतम पंजाबी अदब की एक ताबिंदा सितारा हैं, जिनकी पैदाइश 31 अगस्त 1919 को पंजाब के ज़िले गुजरावाला में हुई। इन्होंने तकरीबन 100 किताबें तसनीफ़ की, जिनमें सबसे मकबूल तरीन किताबों में से उनकी खुद नविस्त रसीदी टिकट भी शामिल है। उनकी खिदमात का एतराफ़ करते हुए उन्हें पंजाबी अदब में ख़वातीन की पहली शायरा के तौर पर याद किया जाता है। मैं आपको बताती चलूँ कि उम्र के आखिरी हिस्से में उन्हें पद्म विभूषण से सरफराज किया गया। ये पंजाबी अदब का चमकता सितारा 31 अक्टूबर 2005 को इस दुनिया से अलविदा कह गया। वो एक ऐसी खातून कलमकार थी जिनकी तसनीफ़ात को न सिर्फ पंजाबी में बल्कि दीगर कई ज़बानों में उनका तर्जुमा किया गया। ये पंजाबी अदब का सितारा हमेशा दरख्शां रहेगा। एक खातून अफसाना निगार रशीद जहां, जो 25 अगस्त 1905 में शेख अब्दुल्ला साहब, जो कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के वुमेन कॉलेज के बानियों में से थे, उनकी बेटी की शक्ल में पैदा हुई। बुनियादी तालीम के बाद दिल्ली के लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज से उन्होंने डॉक्टर की डिग्री हासिल की। जी हाँ, उर्दू अदब में बतौर अफसाना निगार और ड्रामा नफीस उन्होंने अपनी मकबूलियत हासिल की। हालांकि रशीद जहां का साथ उनकी ज़िंदगी ने बहुत दूर तक नहीं दिया और 29 जुलाई 1952 को वो इस दुनिया से अलविदा कह गई।
मुद्दतें गुजरी तेरी याद भी न आई हमें, मुद्दतें गुजरी तेरी याद भी न आई हमें, और हम भूल गए हो तुझे, ऐसा भी नहीं। रघुपति सहाय नाम का ये सितारा 28 अगस्त 1896 में तुलू हुआ और 3 मार्च 1982 को दिल्ली में हमें खैराबाद कहकर चला गया। जी हाँ, इस कलील सी मुद्दत में उन्होंने ज़िंदगी के हर शोबे में अपनी शिनाख्त कायम की। वो मुदर्रिस भी कमाल के थे और इनकलाबी उर्दू शायरी में अपनी मिसाल थे। और उन्होंने ये भी कहा, ज़िंदगी क्या है आज इसे ए दोस्त, सोच लें और उदास हो जाएं। और उन्होंने ये भी कहा, आने वाली नस्लें तुम पर फ़ख्र करेंगी हम असरों, जब भी उन्हें ध्यान आएगा तुमने फ़िराक़ को देखा है। तो नाज़रीन, आज उन पर फ़ख्र करते हुए हम उन्हें खिराज अक़ीदत पेश करते हैं। नाजरीन, 26 अगस्त 1910 को मैसेडोनिया में एक और शख्सियत पैदा हुई जिनका नाम मदर टेरेसा है, जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी कौम के लिए वक्फ कर दी। वो कौमी रहनुमा थी। उन्होंने अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांस 5 सितंबर 1995 को कलकत्ता में ली। उन्होंने दबे कुचले और गरीब लोगों के लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ कर दी। उनकी इस खिदमात को हम एतराफ़ करते हैं और आज उन्हें खिराज अक़ीदत पेश करते हैं। आखिर में हम आपको हुब्बुल वतनी पर मबनी एक कव्वाली सुनवाते हैं जो डॉक्टर जाकिर हुसैन मेमोरियल स्कूल के बच्चों ने यौम आज़ादी के मौके पर पेश की। मुलाहिज़ा फरमाइए। वाह समरीन, क्या खूबसूरत कवाली सुनाई, मज़ा आ गया। नाजरीन, हमें उम्मीद है कि आपको भी बहुत लुत्फ़ आया होगा। जी हाँ फैज़ान, लेकिन ये सिलसिला हमें यहीं रोकना होगा क्योंकि वक्त हमें इजाज़त नहीं दे रहा कि हम अपने नाजरीन के साथ कुछ और वक्त बिताएं। लेकिन इस वादे के साथ कि अगली बार कुछ और मंजर और उनके पस मंज़र के साथ हम हाजिर हो जाएंगे। इससे पहले कि हम यहाँ से अलविदा कहें, आप हमें अपना कमेंट लिखना ना भूलें कि आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा। और हमारा ईमेल एड्रेस है ddurdufeedback@gmail.com। तो चलिए, मुझे और फैज़ान को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।